मेरे पास सही क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, मेरी इच्छा है करने की, मैं सिंसियर हूँ और तब भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या गड़बड़ क्या हो रही है? तो लड़के वर्सेस लड़की वाला युद्ध बहुत सालों से चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, बट ये किताब उस बारे में नहीं है। फिर हम गए मैक्सिको, ब्राज़ील, थाईलैंड, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अभी हम नेदरलैंड्स में हैं, एम्स्टर्डम में हैं। नमस्कार दोस्तों, दी केएसटी शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिन्होंने एक खास विषय पर एक बुक लिखी है, नेहा लागू रत्नाकर जी। उन्हीं से आज हम बात करने वाले हैं इस खास विषय पे। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी, यहाँ पे आके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि नेहा मैम का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, क्वालिफिकेशन कहाँ से किया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्योर, सिर्फ नेहा ठीक रहेगा। मैं इंदौर से हूँ, यहीं पली बड़ी। चोइथराम स्कूल में मैंने मेरी स्कूलिंग पूरी की। ओके। उसके बाद मैं पूना गई पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन। मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना था उससे पहले। अच्छा, डॉक्टर बनना था। बट डॉक्टरी की एग्जाम में मैं पास नहीं हो पाई। वो जो PMT आजकल NIIT कहलाते हैं ना, जो न्यूज में हर जगह है, तो वो पास नहीं हो पाई। उसमें मुझे डेंटिस्ट्री मिल रहा था और मुझे डेंटिस्ट बनने का कतई शौक नहीं था। ओके। तो मैंने सोचा रहने दो, साइकोलॉजी चूज किया। फिर साइकोलॉजी चूज करने के बाद मैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इस क्षेत्र में गई। उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ साल काम किया, फिर MBA किया ब्राजील से। और मेरा शिक्षण चलता ही रहता है। ब्राजील से आपने MBA किया? जी, ओके। मेरा शिक्षण चलता ही रहता है। अभी रिसेंटली मैंने एक CPTD करके एग्जाम भी दिया है, टैलेंट डेवलपमेंट पे रहती है, अमेरिकन एसोसिएशन की है। और एक पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर भी मैंने खुद को सर्टिफाई किया है लास्ट ईयर। मतलब आप तो बिल्कुल चल रहा है स्टडी बनने में, हर साल कुछ ना कुछ सीखा। फिर आपने जो बुक लिखा है मैम, बहुत ही डिफरेंट बुक लिखा है, बैक ऑन योर फीट। तो ये बुक लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? आप पहले भी कोई बुक लिखी है? नहीं, ये मेरी पहली किताब है, उसके बाद लिखी गई है। बट ये पहली थी? ये पहली थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था किताब लिखूंगी। मैं बचपन से किताबों की बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने बहुत पढ़ने की शौकीन, पढ़ने की। तो मैं बहुत पढ़ती थी, कुछ भी दे दो मैं पढ़ लूंगी उसको। और किताब मुझे सेल्फ हेल्प वाली भी पसंद आती थी और फिक्शन भी, तो मैं सभी प्रकार की किताबें पढ़ती थी। लेकिन ऐसा खुद लिखूंगी कभी दिमाग में नहीं आया। फिर खुद के साथ चैलेंजेस हुए। जब मेरी बेटी हुई तब ब्रेक हुआ मेरे करियर में। और उस समय फिर जब मैंने वापस ज्वाइन करने की कोशिश की तो बहुत बहुत मुश्किल था। इतने इंटरव्यूज, इतने लोगों से मिली, इतने सारे CV भरे, वेबसाइट पे जा जाके कमेंट्स किए, जो भी चीज़ें की। और बहुत ही मुश्किल था। मुझे लगा था कि बस बच्चा होएगा, थोड़ा बड़ा होएगा और हम वापस काम चालू कर देंगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इतना आसान नहीं था। तो वो हमेशा मुझे खलती थी बात कि मुझे इतनी मुश्किल क्यों हुई। मतलब मैं गधी तो नहीं हूँ, मेरे पास सही क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, मेरी इच्छा है करने की, मैं सिंसियर हूँ और तब भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या गड़बड़ क्या हो रही है? तो ये मेरे दिमाग में हमेशा खलता रहा। और फिर मैं इस बारे में बात करती थी लोगों से, तो धीरे धीरे औरतों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया। लिंक्डइन पे मैं काफी एक्टिव हूँ, तो लिंक्डइन पे औरतें मुझे मैसेज करती थी कि नेहा, तुमने कैसे अपना करियर वापस स्टार्ट किया ब्रेक के बाद। और मैं उनको हमेशा कोच करती थी, उनको बोलती थी आ जाओ एक कॉल पे, हम बात करते हैं, मैं आपको मदद करती हूँ, मैंने क्या किया, आप क्या कर सकते हो। तो ऐसे मैंने दर्जनों औरतों को फ्री में ऐसी कोचिंग करती रही। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरा उस समय मैंने बीच में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। खोजीज नाम है, अभी भी कंपनी एक्टिव है। क्या करती हो? वो है लर्निंग गेमिफिकेशन। सो जो कंपनीज में क्लासरूम में बैठा के ज्ञान बांटते हैं ना, उसकी जगह हम उसको खेल में परिवर्तित कर देते थे ताकि आप खुद सीखो, उस ज्ञान को खेल में चेंज। हाँ। तो गेमिफिकेशन मतलब वही गेम में परिवर्तित करना। तो उस पे कंपनी थी। अब हुआ यूं कि उस समय हम चाइना में थे और एक क्लाइंट था इंडिया में, आई थिंक एरिक्सन था उस समय। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आपकी टीम में से कोई आए हमसे मिलने। मैंने कहा यार, आप इतना पैसा तो नहीं दे रहे हो कि मैं चाइना से इंडिया आऊँ एक मीटिंग के लिए, आपके जो भी HR हेड्स है। तो मैंने अपनी मेरी एक कजिन है, उसके साथ मैं बड़ी हुई, उसको मैंने फोन किया। वो सेम एज की है, उसका बच्चा सेम एज का है मेरी बेटी, और उसने भी करियर ब्रेक लिया था। तो मैंने कहा यार सुन, एक मीटिंग करनी है। और वो बहुत वो जीनियस है, वो बहुत क्रिएटिव है। बचपन से मैं उसको देखती थी, मैं सोचती थी भाई ये तो प्रधानमंत्री बन जाएगी इंडिया की, वो इतनी टैलेंटेड है। और उस पॉइंट पे मैंने सोचा इसको भेज देती हूँ, इसको मैं बता दूंगी क्या बोलना है, ये इतनी स्मार्ट है कि ये निकाल लेगी मीटिंग। मैंने उसे फोन किया फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हाँ ये तो हाँ बोल देगी, और उसने ना बोल दिया, साफ मना कर दिया।
तो मैंने कहा यार कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं मांग रही मैं तेरे से, आधे घंटे की मीटिंग है, तू वहीं है दिल्ली में, चली जा। सही है। तो और नहीं सुनना मेरे को आदत थी। आप जब खुद का बिजनेस चलाते हो तो आप 90% लोगों से नहीं ही सुनते हो, 10% भी आप हाँ मिल जाए तो आप बड़ी बात है, वाह वाह हो जाता है। तो नहीं सुनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरा दिल इसलिए टूटा क्योंकि उसने नहीं किस लिए बोला। उसने कहा नेहा मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, 4 साल से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, मुझे नहीं लगता मैं 4 लोगों के सामने खड़ी होके 2 वाक्य अंग्रेजी के बोल पाऊंगी या पावर पॉइंट खोल के किसी को दिखा पाऊंगी और कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊंगी। मैंने कहा कैसी बकवास बात कर रही है, तूने 30 साल इतना काम किया, इतनी अच्छी पोजीशन पे रही, 4 साल में तुझे क्या हो गया अचानक। बट फिर मैंने जब ये वाकया हुआ तो मेरे एक्चुअली बोलते ना ज्ञान चक्षु खुल गए। तो फिर मैं और देखने लगी ऐसे केसेस। सिर्फ वही नहीं, मेरी कई सारी क्लासमेट्स, स्कूल के कॉलेज की क्लासमेट्स, मेरी कजिन्स, मेरी बुआएं, मासियाँ, मम्मी, पड़ोसने, बहुत औरतें मुझे दिखने लग गई जिन्होंने अपना करियर बस छोड़ दिया एक पॉइंट पे। बहुत अच्छा करी थी, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में, उन्होंने कहा कि अब बच्चा हो गया, अब कहाँ मैं जाके क्लिनिक में बैठूंगी, जबकि उनके डॉक्टर होने से दुनिया को कितना फायदा हो सकता था, भले ही वो फ्री में क्लिनिक चलाती। बट अच्छे प्रोफेशन में अच्छे होनहार टैलेंटेड औरतों ने अपना जॉब छोड़ दिया था। तो तब मुझे फिर वो दिल में ऐसे खटकता रहा। बट मैं कोई किसी की गुरु तो नहीं थी कि मैं उनको जाके ज्ञान देती कि नहीं काम करो, तुम काम करो, मैं कौन होने वाली। तो वो खटकता रहा। फिर कोरोना के टाइम पर हुआ यूं कि हम इंदौर में फंस गए थे कुछ 4-1 महीने के लिए, कुछ वीजा का चल रहा था और हम जॉब भी चेंज कर रहे थे, मतलब मैं जॉब चेंज कर रही थी। तो मेरे पास 3-4 महीने थे, ठीक है, और जाने को कहीं था नहीं, घर पे बैठे हुए थे, क्या करो। तो एक दिन मैंने लैपटॉप खोला, मैं सोचा कुछ लिखते यार, ये दिमाग में कब से चल रहा है। तो मैं सोचा अपन एक लेख लिखते हैं। मैं लेख लिखना शुरू किया। मैं सोचा देखते हैं किसी मैगजीन को भेजेंगे या लिंक्डइन पे ही छाप देंगे। तो लेख लिखना शुरू किया और रुक ही नहीं पाए, इतनी चीजें थी मेरे दिमाग में इतने सालों के। तो लेख यही था आपका, बुक से रिलेटेड? हाँ, तो लिखती रही 2.5 महीने तक मैं वो लेख ही लिखती रही। और फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो कोई लेख करके छापेगा नहीं। फिर मैंने कहा और ये तो सारा नेहा का ज्ञान है। तो मैं फिर लोगों से पूछने लगी, क्या आपकी पहचान में कोई औरत है जिसने करियर में ब्रेक लेके 2 साल, 10 साल, 12 साल जो भी, और फिर नई इससे शुरू किया हो अपना करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस, जो भी उन्होंने प्रोफेशनल उन्होंने चूज किया। और बहुत लोगों ने कनेक्शंस भेजे, उन्होंने कहा हाँ मेरी आंटी ने किया, हाँ मेरी बहन ने किया, हाँ मेरी वाइफ ने किया। तो ऐसे लोगों के कनेक्शन आते रहे और मैं उनसे बात करती रही। ऐसे मैंने 50 इंटरव्यूज लिए। और फिर 50 इंटरव्यूज लिखे, उनसे बात करने के बाद उनकी कहानी लिखी। मैंने कहा ये अच्छा है कि सिर्फ नेहा ही ज्ञान नहीं दे रही है, दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस से लोग सीखे। और वो जब किताब छापने की बारी आई तो मैंने फाइनल आपको जो कॉपी भेजी ना, उससे पहले की एक कॉपी थी, उनको भेजी। मैंने कहा देखो तुम्हारी कहानी लिख के सामने आई है, तो ये अब छपने वाली है। तो 50 में से सिर्फ 12 औरतों ने मुझे कहा कि हाँ छाप। बाकी लोग क्यों नहीं? बाकी लोगों ने कहा नहीं, ये तो हम थोड़े आवेश में आके अपने पति के बारे में कुछ बोल गए, अरे ये तो हम थोड़े गुस्से में अपनी कंपनी को मैंने थोड़ा बुरा भला कह दिया, ये तो छप नहीं सकता, आप हमारी कहानी ना आप रहने ही दीजिए। अच्छा। तो उस कारण से जो और कहानियां आ सकती थी वो नहीं आई। बट ये एक और चीज मुझे उस समय रियलाइज हुई कि औरतें कई बार खुद को ही रोक लेती है, उनके पति को, उनके सास ससुर को, सोसाइटी को, कंपनी को, उनको रोकने का से पहले खुद ही रुक जाती है, खुद को सेंसर कर लेती है कि नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे अपने जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकती हूँ, मेरे बच्चे का क्या होगा, या मेरे आई डोंट नो सास ससुर जी को सुबह की गोली कौन देगा अगर मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया या जॉब में हो गया। तो वो पहला कदम ही नहीं उठाती खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो वो मुझे उस समय रियलाइज हो। इसलिए जो पहला रूल है किताब का वो है सेल्फ रिजेक्ट। मैं कह रही हूँ अगर आपने यहाँ तक कदम उठा लिया है कि किताब खरीदी है क्योंकि आपके मन में वो कीड़ा है, बिल्कुल, कि कुछ करना है, कुछ योगदान देना है सोसाइटी को या मेरे खुद के सपने पूरे करने हैं, तो अगर आपने वो कदम उठा ही लिया है तो अब रोकना बंद करो, खुद को रिजेक्ट ना करो। करेगी ना दुनिया, कंपनीज आपको जरूर रिजेक्ट करेंगी। 90% कंपनीज आपको बोलेंगी नहीं हमको कोई और मिल गया, आप बताओ जॉब पे। हो सकता है आपके बच्चे रिजेक्ट करें आपके प्रोफेशन को, हु नोस, आपको रिजेक्शन खूब मिलने वाले, बट आप खुद को चीयर ऑन करो, खुद के फैन बनो। तो ये सबसे बड़ा पहला रूल है उसका। तो मैं पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये बुक है किस चीज पर,
एक्चुअली इसमें ये बुक जो लिखी गई है इसका बताया नहीं ना आपको मेन जो मकसद है, हाँ। ये तो एक ना आपने अपना एक्सपीरियंस कुछ लोगों से बात की, तो ये जो बैक ऑन योर फीट है, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो छोटे में कि ये है क्यों लिखनी पड़ी आपको और इससे किसको फायदा हो सकता है? रिसर्च कहता है कि इंडिया में 73% औरतें बच्चा होने के बाद जॉब छोड़ देती है। 73%? 73% बहुत बड़ा परसेंटेज है, जबकि हम 100% लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन है, माता पिता दबाव डालते हैं नहीं पढ़ाई तो करनी है और कुछ करो नहीं करो, राइट। 100% बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल, और फिर 73% छोड़ देती है, क्योंकि ना उनको घर पे सपोर्ट होता है, ना उनको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, कई चीजें होती है। ऑफिस में भी नहीं होता, ऑफिस में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जिनको मन में लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। मैंने ठीक है ब्रेक लिया, जरूरी होता है कई बार, अगर बच्चे के लिए नहीं लिया तो कभी हेल्थ रीजन से लेने पड़ता है, किसी और कारण से लेना पड़ता है, ब्रेक ले लिया, लेकिन ब्रेक के बाद देयर इज फ्यूचर, वो होप देने के लिए है। और एक बार होप आने के बाद उसको किस तरह से आप एक्शन कर पाओ, तो वो सारा एक्शन के ऊपर है। किताब में मैंने ज्यादा फिलॉसफी नहीं झाड़ी है, ज्यादा जो परसेंटेज मैंने आपको भी बताया, हार्डली 3-4 जगह परसेंटेजेस है। ये वो इच्छा को पूरा करने के लिए किताब है। ये किताब कहीं नहीं बोलती कि हर औरत को बच्चा होने के बाद काम पे जाना जरूरी है। ये औरत की खुद की डिसीजन है, ये मैं किसी पे थोपना नहीं चाहती। ये मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि 100% औरतों को बच्चा हो जाने के बाद उसको घर पे छोड़ के या किसी तरह क्रैश में डाल के जॉब पे जाना है, लेकिन बहुत सारी जो 73% औरतें हैं उनमें से कम 60% औरतों की इच्छा है जाने की, लेकिन उनको वो रास्ता नहीं दिखता, और ये रास्ता दिखाने के लिए एक किताब है। तो ये बुक एक्चुअली उसके लिए आपने लिखी है जो 60% घर पे बैठी है, कुछ करना चाहती है, क्योंकि वो इच्छा सबसे पहली चीज है ना। अगर आपकी इच्छा, वो बोलते हैं ना घोड़े को आप कुएं तक ले जाओगे, पानी तो नहीं पिला सकते, अगर उसकी इच्छा ही नहीं, उसको प्यास ही नहीं है, तो कितना भी उसको पास ले जाओ पानी के, उसके मुंह के पास आप तगारी भर के पानी ले आओ, नहीं पिएगा। तो ये किताब मैं किसी को कन्विंस नहीं कर रही हूँ कि आपको काम करना है, मैं किताब उनको दे रही हूँ जो कन्विंस्ड है कि उनको काम करना है, बट उनको पता नहीं कि कैसे अगला कदम बढ़ाया जाए। रास्ता दिखाएगा। उनको लगता है कि अरे हमने 3 साल तो बहुत बड़ी, 6 महीने के ब्रेक के बाद औरतें बोलती है कि मैं तो सब भूल गई मेरे फील्ड के बारे में, स्पेशली टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे अभी आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है और बहुत औरतें हैं उसमें, और टेक्नोलॉजी तो रातों रात चेंज हो जाती है ना। एक दिन चैट जीपीटी आया, अगले दिन पूरी दुनिया चेंज हो गई। तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी आगे बढ़ती है कि उनको लगता है कि यार मैं भी साल भर पहले जो कर रही थी वो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज तो अब काम ही नहीं करती, ये तो अलग ही दुनिया है, तो मैं कैसे जाऊंगी। तो वही कॉन्फिडेंस आधा हो जाता है। तो उनको वही रास्ता दिखाने के लिए कि बॉस ऐसा नहीं है, आपका दिमाग कहीं नहीं गया है, जो आपने सीखा, जिस तरह से सीखा आप फिर से सीख सकते हो, आप फिर से कोशिश करके आगे बढ़ सकते हो। और मैं इसमें सवाल ही पूछती हूँ कि जैसे आपने कॉलेज में जितना भी पढ़ा क्लासरूम में बैठ के, उसमें से कितना टका आपने एक्चुअली पहले जॉब में यूज किया? बहुत ही कम राइट। सेम विथ एवरीबॉडी। एमबीबीएस वगैरह छोड़ दो जहाँ पे आपको सच में मसल्स के और इसकी प्रैक्टिकल चीजों के याद रखने पड़ते हैं। मेजॉरिटी जो बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, इवन इंजीनियरिंग करते हैं, उनको प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग करेंगे मैकेनिकल में, अगले दिन आप जाके ऑफिस में एक्सेल शीट्स और पावर पॉइंट बना रहे हो, ये तो कोई नहीं सिखा रहा आपको, ये सब आप ऑन द जॉब सीखते हो। तो वो याद रखना कि आपने कॉलेज के बाद भी काम किया था। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा दूर हो गए अपने क्षेत्र से, तो आप वापस कैचअप कर सकते हो। इतनी भी नहीं बदली है दुनिया। सो वो कॉन्फिडेंस देने के लिए है, और कॉन्फिडेंस सिर्फ मैं नहीं दे सकती ना, तो जो कहानियां और है वो बहुत अलग अलग तरह की। और वो जो आपने कहानियां आपने बताई, अपने 12 लोगों ने अलाउ किया आपको, आपने तो बहुत सारे लोगों से बात, तो उसमें से कुछ 1-2 खास कहानियां जो आप बताना चाहें जिन्होंने बाउंस बैक किया, वो कौन है और कैसे किया, जिससे बाकी लोगों को भी मदद मिले, ये बुक कैसे उनको वापस ला सकती है कॉन्फिडेंस, और वो जो जॉब में आना चाहते हैं? तो कहानियां तो सारी मेरे लिए बहुत खास है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो कि 1-2 ऐसी जो आप बताना चाहें इसमें, जो अभी हम ये दोनों कहानियां बहुत लंबे ब्रेक की है। तो एक है जिन्होंने वो आंटी है, मतलब मेरे से काफी बड़ी है, उनकी दोनों बेटियां टीनेज से ज्यादा बड़ी होने के बाद जब उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होने लग गया, वो सिर्फ घर घर में रही उतने सारे साल अपने बेटियों को बड़ा करते हुए, जबकि वो एथलीट थी अपने कॉलेज टाइम पे,
और जो एथलीट्स होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, Commitment, एकदम कमिटमेंट रहता है। तो लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया सारा। फिर जब किसी परिचित ने उनको बोला कि आपका जो आर्थराइटिस है, आप बैठे रहोगे तो वो और वर्स होने वाला है, आप निकलो बाहर, कुछ करो। उन्होंने उनको इंश्योरेंस एजेंट वाला फॉर्म लाके दिया कि आप भरो ना, क्या होता है देखो। और अब उनको अवार्ड्स मिलते हैं, नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं उनके इंश्योरेंस सर्विस के लिए। तो उन्होंने अपनी कुछ 45 वगैरह की उम्र में उन्होंने नए सिरे से रीस्टार्ट किया, पूरी तरह से रीस्टार्ट किया। फिर एक लेडी है जिन्होंने, जो मैथमेटिशियन थी, MSc मैथमेटिक्स, उनके पति की बदली होती रहती थी अलग अलग कंट्रीज में, तो वो काफी घूमी दुनिया। बट क्योंकि सारी कंट्रीज में वीजा का प्रॉब्लम होता है, हर जगह जॉब मिलना आसान नहीं होता, भाषा नहीं आती, कल्चर नहीं समझ में आता, बिल्कुल, तो उन्होंने जॉब नहीं किया। जब वो वापस भारत आए तो उन्होंने कहा कि यार अब तो मैं क्या करूँ अब, और वो मैथमेटिक्स तो बहुत पुराना हो गया, अभी मैं कोई पढ़ा भी नहीं सकती इतने लंबे ब्रेक के बाद। तो मैंने सोचा कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, और उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट बनने का डिसाइड किया। एकदम कोई कनेक्शन ही नहीं, MSc मैथमेटिक्स और मेकअप आर्टिस्ट। तो पहले वो जॉब में थी? कुछ नहीं थी, कुछ नहीं किया था उन्होंने, कुछ भी नहीं किया था? नहीं, लेकिन उनको कुछ करने का मन में था। एग्जैक्टली, कुछ करने का मन में था। अब वो लाखों कमाती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। शुरुआत पता है कहाँ से की उन्होंने? कहाँ से? रोज पैदल चलने से। रोज उन्होंने सोचा नहीं यार, मैं सुबह से शाम तक घर के काम में लगी रहती हूँ, मेरी बच्ची, मेरे सास ससुर, ये वो का मैं बस 1 घंटा निकालती हूँ रोज का और वॉक पे जाने लगी। वो उन्होंने खुद का समय निचोड़ लिया अपने दिन में से, क्योंकि काम तो इतना रहता है कि 24 घंटे का मेरा, बिल्कुल सही है, कहा कि नहीं 1 घंटा मेरा है। उन्होंने अपने शूज लिए, अच्छे रनिंग शूज, और रोज वॉक पे जाना। वो उनको समय मिला सोचने के लिए कि मुझे किन चीज़ों का शौक है, इतने सालों में मुझे किन चीज़ों में इंटरेस्ट आया, मैं कैसे कर सकती हूँ। फ़ोन पे रिसर्च करती थी और लोगों को फेसबुक पे कांटेक्ट करती थी कि अरे भाई आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने कैसे स्टार्ट किया। अब वो इस लेवल पे है जहाँ मैंने बताया लाखों लेती है हर एक मेकअप के। उनकी बेटी जो शायद शुरुआत में उनको बोलती थी कि मम्मी मत जाओ, वो अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट में उनको मदद करती है। वो कहती मम्मी ये एंगल से ना फोटो स्टाइलिश नहीं आएगा, या इसमें ये हैशटैग यूज करो, इसमें आप ऐसा कैप्शन लिखो, या इस तरह स्टोरी डालो। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं स्टोरी क्या है, मेरी बेटी ने सिखाया कि इंस्टाग्राम स्टोरीज डालते हैं तो ज्यादा लोग आपके वीडियोस देखते हैं या फोटोग्राफ्स देखते हैं। तो उस बच्ची ने इस स्टेज से, जहाँ पे उनको लगता था कि अरे मेरी मम्मी कहाँ जा रही है, उसको 24 घंटे मम्मी की आदत थी, से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया कि उसको अपनी मम्मी पे गर्व है। उसको लगता है कि वाह मेरी मम्मी कितना बढ़िया काम कर रही है और मैं उसको साथ दे रही हूँ। तो उनको पता है कि जीरो से, इस एज में आके जीरो से स्टार्ट करके इतना सक्सेसफुल हुआ जाता है। तो ये भी आप एक बच्चे में गुण पैदा कर रहे हो। बच्चा तो चाहेगा मम्मी चिपक के रहना 24 घंटा, बिल्कुल, लेकिन अगर आप ये एग्जाम्पल सेट करो अपने बच्चे के सामने तो उनको भी गर्व करने का मौका मिला, जैसे आप अपने बच्चे पे गर्व करते हैं। बिल्कुल, उनको भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है, इसमें आपने एक लिखा है आई थिंक आर्मी ऑफिसर, आई थिंक एयरफोर्स में। नहीं मैं कह रही हूँ ना, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां अभी जो तो टॉप पे आई वो मैंने बोल दी। एयरफोर्स में ब्रेक लिया था उन्होंने, क्या किया था उन्होंने? आई थिंक एक शॉर्ट सर्विस रहता है ना कि आप 10 साल बाद सेवानिवृत्ति ले सकते हैं, वैसे लिया था उन्होंने। और फिर उसके बाद उन्होंने कई चीजें ट्राई की। जैसे ये 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए उसमें तो वो एक शॉट में काम कर गया। जैसे वो इंश्योरेंस वाला जो पहला फॉर्म मिला उसमें सक्सेस मिल गया, मेकअप सक्सेस मैं नहीं कह रही आसानी से मिला, उन्होंने मेहनत बहुत की, पूरा प्रोसेस, लेकिन सक्सेस मिल गया। इनकी कहानी अलग है। इन्होंने कई चीजें बीच में, पत्रकारिता ट्राई किया, उन्होंने ब्लॉग्स लिखे, लोगों को कोचिंग की, ऐसी छोटी छोटी चीजें कई ट्राई करती रही ताकि खुद में कॉन्फिडेंस आए कि वो कुछ और भी कर सकती है। और फिर अब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक एकेडमी खोली है, वहाँ की लड़कियों को सेना में जाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है नॉर्थ ईस्ट में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वहाँ के बच्चों को सेना के लिए कोई तैयार करे एग्जाम्स के लिए। बजट्स भी नहीं है कि लोग इतना पैसा खर्च करके ट्रेनिंग लें, लेकिन वो चाहती कि और औरतें आए इस क्षेत्र में, तो उन्होंने उसको अपना लाइफ का मिशन बनाया है। आई एम श्योर उनका बिजनेस भी वही है। कितना ब्रेक लिया उन्होंने? 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स आई थिंक सो। ओके, आपने अपनी बुक में एक चैप्टर है जिसमें लिखा है आई थिंक वाई, आपको वाई पता होना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब अगर इस बुक को बैक ऑन योर फीट आ रहा है तो सबसे पहले उसको अपना वाई पता होना चाहिए, देन सी कैन स्टार्ट कि हाँ मुझे क्या करना है कैसे। तो वाई का मतलब आपका किससे इस बुक में? एक तो शी नहीं है, आई थिंक ही को भी बहुत ज़रूरी है वाई पता होना।
हर एक को। इसने लिंक्डइन ने रिसर्च किया था, उसको उसने नाम दिया था करियर स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग मतलब निद्रा में चलना। जब आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपसे अगर अगले दिन सुबह पूछे कि भाई तू उठ के बालकनी में जाके फूल तोड़ रहा था, तो आपको याद नहीं रहेगा। ये कई लोगों का करियर में भी होता है। वो इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं, उसी में चलते रहते, क्योंकि भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ, या मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे सेल्स थोड़ी ना होगी, मुझे तो यही करना है, यही करना है। और वो निद्रा में जैसे चलते रहते, भले ही फ्रस्ट्रेटेड हो, भले ही बेकार बॉस हो, बेकार कंपनी हो, बट वो क्या कोलू का बैल टाइप, उनको नहीं लगता उनके पास कोई चॉइस है। तो ये जो करियर ब्रेक रहता है, मुझे लगता है ये ठीक है, प्रॉब्लम तो है, इसलिए मैंने किताब लिखी है, बट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत अच्छा मौका है कि आपको वो कुछ समय मिलता है, एक ब्रेक, एक पॉज सोचने के लिए कि भाई मैं जिस दिशा में जा रही थी, क्या मुझे वहीं जाना है, क्या मेरे लिए सही दिशा है अभी भी, कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। मेरी खुद की बहन है, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, यहीं पर इंडिया वो में, कनाडा में है। और कंस्ट्रक्शन मैनेजर मतलब अपनी भाषा में ठेकेदार मान लो। सुबह 5:45 से रात को 10 बजे तक धूल धक्कड़ में हार्ड हैट पहन के मजदूरों के साथ बाहर काम करना। टेक्सास में काम किया है, वहां पे सब लोग स्पेनिश बोलते थे, पर उसने वो काम सालों किया। फिर उसका बच्चा हुआ, उसको जब बच्चा होने वाला था तो उसने सोचा, उसने कहा कि ये हो पाएगा मुझसे, ये मुझे करना चाहिए, क्या मैं सुबह 6 से रात को 10 तक कर पाऊंगी। और उसने उस समय थोड़ा सा एंगल चेंज किया, वो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि उसका बहुत प्यार है कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड से, लेकिन अब वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो वो ज्यादा समय ऑफिस में बिता पाती है, और उसके दिन अब मेजर्ड रहते हैं कि हाँ 9 से 6 या 9 से 7 काम करेगी, और कई बार घर से भी काम कर पाते हैं। सो ये जो ब्रेक रहता है बच्चा होने वाला, वो कई बार बहुत फायदे का होता है। और वो समय, ये वाई या क्यों, जो सवाल है, मैं क्यों कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, वो होना चाहिए खुद वो से। बहुत जरूरी है। तो किताब में मैंने 2-3 एक्सरसाइजेस दी है, जिसके थ्रू लोग पता कर पाए कि उनका वाई क्या है, उनका क्यों क्या है, क्यों कर रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं। क्योंकि हर एक स्किल को कई तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सपोज आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो आप किसी TCS, इन्फोसिस टाइप की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, या आप खुद का बिजनेस खोल सकते हो सॉफ्टवेयर बनाने का, या आप कॉलेज में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा सकते हो, या आप किसी नॉन प्रॉफिट, जिनको भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उनके लिए आप भले थोड़ा कम पैसों में, लेकिन उनके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। तो आपके जो टैलेंट है, जो आपकी स्किल है, उसको भी आप कई तरह से अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इंजीनियरिंग कर लिया इसलिए TCS में घुसना जरूरी नहीं है। तो ये क्यों कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, ये क्या मेरे वैल्यू सिस्टम से या मेरी जीवन शैली से मेल खाता है, ये सोचने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये वरदान भी है और श्राप भी है, ये जो ब्रेक रहता है। डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, आपकी बुक जब पढ़ रहा था मैं, तो कई बार ऐसा लगा ये बुक इक्वालिटी पे भी है क्या। इसमें कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं कि व्हाई नॉट हस्बैंड, जब आप कर रहे हो तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मतलब इसमें ये सिर्फ इसके लिए कि हाउ टू बाउंस बैक, और कई बार ये है कि इक्वालिटी के लिए है कि हस्बैंड कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते। सो ये ऐसा तो नहीं है कि ये एक एंगल दूसरा भी इसमें है। क्या एंगल लगता है आपको पढ़ने के बाद? मुझे क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप उस बुक में कई बार ऐसा लिखा है कि आप कर सकते हो तो हस्बैंड क्यों नहीं कर रहा है। मेरा कोई एंगल नहीं है, मैं तो बुक के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे जानना था। इक्वालिटी तो जैसे इक्वालिटी होना ही चाहिए, लेकिन आपका चूंकि बैक ऑन योर फीट है तो उसमें, लेकिन वो चीज़ भी कई बार मेंशन की गई, तो उस पर आपका क्या कहना है। So the thing is, अब हम स्कूल में नहीं है। स्कूल में कैसे, अरे लड़कों से बात नहीं करेंगे, लड़की से बात, अंटा बेली वाला। मैं जब स्कूल में थी तब होगा था, लड़के ने छू दिया तो भाई हमको अब हाथ धोना पड़ेगा टाइप का। आई डोंट नो अब है कि नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं ऐसा। मेरे बचपन में बहुत था। तो लड़के वर्सेस लड़की वाला युद्ध बहुत सालों से चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, बट ये किताब उस बारे में नहीं है। यह किताब है उनके सहयोगियों के बारे में। अगर वो सहयोगी बनेंगे तभी प्रोग्रेस हो पाएगा, तभी देश भी आगे बढ़ पाएगा और परिवार भी आगे बढ़ पाएगा। और ऑफ कोर्स मैंने अब तक बात की कि औरतों के लिए क्यों अच्छा है ये करना। ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उनकी मंशाओं के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि आप GDP जो है देश का, के लिए अच्छा है, इकोनॉमी में आप योगदान दे रहे हो। लेकिन उस घर का जो आदमी है
उसके लिए क्यों अच्छा है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वालिटी उनके भी बहुत काम आती है। एक जो मैंने आपको बताया कि वो क्योंकि बचपन से लड़कों को बड़ा करते टाइम उनको बताया जाता है कि घर के में पैसा लाने का काम तेरा है, घर चलाने का काम बीवी का रहेगा, लेकिन पैसा तूने लाना है, राइट। तो वो मेंटल प्रेशर रहता है हमेशा। वो कभी अगर सोचे भी कि मैं नहीं 3 महीने की छुट्टी लेके मुझे जरा फोटोग्राफी करने का मन है, लड़का, हाँ, तो नहीं ले पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे घर में पैसा तो आना जरूरी है, अगर मेरी वाइफ जॉब नहीं कर रही है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो मेरी माँ है, बच्चे हैं, तो वो एक मेंटल प्रेशर रहता है। बिल्कुल सही। सुसाइड रेट्स मर्दों में बहुत ज्यादा है, औरतों के इसमें ये सारा मेंटल टेंशन, प्रेशर, ये सारा। फिर दूसरा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक स्टडी किया था कि जिंदगी में खुशी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, और उन्होंने कई सैकड़ों लोगों के जीवन काल को मापा। ऐसे नहीं कि 2 साल की स्टडी थी, ये कुछ 40-50 साल की स्टडी थी। उन्होंने बार बार मिलते रहे लोगों से, पूछते रहे कि आप खुश हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस चीज से खुशी मिलती है, और ये सब मिला जुला के एक वाक्य का जवाब उनको मिला कि जिन लोगों के घर में पारिवारिक खुशी थी, जिनके संबंध अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी से, अपने माँ बाप से अच्छे थे, वो सबसे बड़ा फैक्टर है व्यक्ति की खुशी के लिए, या सेटिस्फैक्शन लाइफ में। और पहले के कुछ साल जो मैटरनिटी लीव वगैरह की पॉलिसी है ना, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी गवर्नमेंट टॉप 3 में है वर्ल्ड के। 26 हफ्ते मैटरनिटी लीव देते हैं, इवन अडॉप्शन केसेस में लीव मिलती है मदर्स को। मेरी इच्छा है कि वो पैटर्निटी भी हो, क्योंकि ये जो शुरुआती जुड़ाव रहता है बच्चे के साथ, वो बहुत आगे जाता है। दोनों को मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए, बच्चे को भी, माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए पहले दिन से, और बाप को भी बच्चे का प्यार बच्चे का लगा उतना ही रहता है। सही है। वो बात पुरानी हो गई कि दिन भर मम्मी के पीछे खिटखिट और मम्मी फिर शाम को बोलती है पापा आएंगे ना तब तेरी पट्टी बढ़ाऊंगी। वो बात पुरानी हो गई। पापा उस समय सिर्फ या तो डिसिप्लिन करते थे या बिगाड़ते थे, लेकिन और भी चीज है ना, रोज के लाइफ का ज्ञान जो माँ सिखा सकती है वो तो है ही, बट 50% पिता भी तो सिखाता है, दुनिया के बारे में, संबंधों के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनके खुद के जो विचार है उनके बारे में। तो बच्चे को दोनों का ये मिलना चाहिए ना, बेनिफिट। तो इस कारण से मुझे लगता है छुट्टी तो दोनों को मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इक्वालिटी पे मेरा जोर है कि नहीं, इक्वालिटी तो होना ही चाहिए। हाँ, तो लेकिन उसका फायदा मर्दों को भी उतना दोनों ही को होगा। सही कह रहे हैं। सुसाइड रेट कम होगा। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अगर घर में सेकंड इनकम है, स्ट्रॉन्ग सेकंड इनकम है, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं सारा दुनिया का बोझ हम उठाते वाला फीलिंग नहीं आएगा। प्रेशर कम होगा। बिल्कुल सही, जो प्रेशर होता है। हम इस साल हम गोवा या कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे, लेकिन घर तो चलता रहेगा। मेरी बीवी के पास जॉब है, मैं जरा 6 महीने कोर्स कर लेता हूँ और फिर सोचता हूँ कि मैं अपनी लाइन थोड़ी चेंज करूँ। कई बार ऐसा होता है कि उसको पसंद नहीं आ रहा जॉब, फिर भी कर रहा है बिकॉज घर में कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं। एग्जैक्टली। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, नंबर 1। 2, बच्चों के साथ उनके जो संबंध है वो प्रगाढ़ होंगे। और तीसरा, उनका जो जीवन साथी है, जो उनके साथ मरने तक रहने वाला है, उनकी बीवी, अगर वो उतने ही शिद्दत से काम कर रही है, उतने ही अच्छे करियर कर रही है, तो उनको वहां पे भी तो इक्वालिटी मिलेगी ना। आप पत्नी से किन टॉपिक से बात करते हो? अगर वो आपकी जीवन साथी है तो आपको पॉलिटिक्स, रिलीजन, पैसे के बारे में, इन्वेस्ट कहाँ करना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, स्कूल कहाँ जाना है, सिर्फ आज डिनर में क्या बनना है इज नॉट द टॉपिक। हर टॉपिक पे आपके अगर कोई जीवन साथी है, 100% हर चीज पे आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर वो औरत सिर्फ घर पे बैठी है, बच्चा संभाल रही है, तो आप वही 2, 3, 4, 5 चीजों के बारे में बात कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात ही नहीं करोगे, पूछोगे ही नहीं कि भाई इंडेक्स फंड में करूँ या म्यूचुअल फंड में करूँ। तो आप अगर अपने जीवन साथी के साथ या उसको आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना है, आप उसके साथ जिंदगी बिताने वाले हो, 24 घंटे बात करनी चाहिए, तो उस सब के लिए दोनों का काम करना जरूरी है। आपकी बुक में आपने लिखा है कि आपके लाइफ पार्टनर को रियल पार्टनर बनाएं, इसका क्या मतलब है? लाइफ पार्टनर एक ऐसा शब्द है जो लोग बड़ी जेनरिकली यूज कर लेते हैं। जैसे पति पत्नी बोलने की जगह लाइफ पार्टनर बोल दिया। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं कि वो एक दूसरे के पूरक है। अब आप सोचो, अगर आपने कोई बिजनेस डाला, 2 लोगों ने मिलकर बिजनेस डाला, तो जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो या बिजनेस पर्सन होते हो, तब सारा काम आपको ही करना है। झाड़ू पोछे से लेकर क्लाइंट कॉल से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर सब कुछ आपका काम है, और दोनों पार्टनर्स का काम है। अगर आप सोचो, आप सब कुछ कर रहे हो, आपने अपनी जान फूंक दी है उसमें,
लेकिन आपके पार्टनर अगर सहयोगिता नहीं कर रहे, आराम से आते हैं सो के, क्लाइंट कॉल्स नहीं उठाते हैं या पैसे की कुछ गड़बड़ करते हो, तो आपको लगेगा कि वो आपके असली पार्टनर है? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, राइट? सो उस केस में अगर आप रियल पार्टनर चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपको सब्स्टिट्यूट कर ले। अगर आपको कहीं जाना पड़ा इमरजेंसी में, कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो आपको पता है अगर आपका पार्टनर वहां पे है तो झाड़ू भी हो जाएगा और क्लाइंट कॉल भी हो जाएगा। वो फैमिली डायनामिक्स में आना चाहिए, वो पति पत्नी के बीच में आना चाहिए। और इसीलिए अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों पैसा भी ला रहे हैं। एक का जॉब छूट गया, आजकल जैसे ले ऑफ्स हो रहे, इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में हजारों से लोग निकाले जा रहे हैं, तो अगर एक आमदनी दूसरी है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हो जाएगा। लोग आत्महत्या कर लेते हैं इससे कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं अकेला कमा रहा हूँ तो क्या होने वाला है घर का। सो वहां पे इक्वालिटी आई। घर पे अगर दोनों को खाना बनाना आता है तो वहां पे इक्वालिटी आ गई। मेरे पति का पैनकेक मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मेरे से कभी पैनकेक नहीं बनवाएगी, लेकिन पास्ता सिर्फ मैं ही बनाऊंगी। तो उसको भी पता है कि अगर मम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे बढ़िया पैनकेक मिलने वाले हैं। पापा नहीं है, कहीं जा रहे हैं ट्रैवल पे, तो कोई बात नहीं, आज हम पास्ता बना लेंगे, मेरी मम्मी का पास्ता सबसे अच्छा है। तो उधर भी एक दूसरे के पूरक होना जरूरी है, और वही सही मायने में रियल पार्टनरशिप है। लाइफ पार्टनरशिप इज वो वरमाला डालो या कबूले बोलो और एक जगह जाके साइन कर दो और वो लाइफ पार्टनर बन गए। दैट इज नॉट रियल पार्टनरशिप। रियल पार्टनरशिप इज बीइंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। आप एक दूसरे के पूरक है, सहयोगिता से काम करते हैं और उतना विश्वास है और साथ में ग्रो हो रहे हो, राइट? एक जना जो करियर में रहता है वो ग्रो होता रहता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, बट जो घर पे रहता है उसके लिए रोटी आप बना बना के कितनी ज्यादा अच्छी बना लोगे यार, देयर इज नो प्रोग्रेशन। कितनी भी सुंदर रोटी बनी हो, कितनी भी गोल हो, कोई तारीफ नहीं करेगा कि वाह क्या रोटी बनी है। शायद दाल सब्जी के लिए कोई बोल दे, बट ठीक है, उतना है वहाँ, उसके बाद कोई तारीफ नहीं करता, उसमें कोई नई सीख नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो अगर आप दोनों प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप एक दूसरे के पार्टनर्स भी बन सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी बन सकते हो। और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपके बच्चे धीरे धीरे घर छोड़ के जाने वाले हैं, बिल्कुल, उसके बाद आप क्या बात करोगे अपनी वाइफ से? सिर्फ नाश्ते में क्या है, डिनर में क्या है? नहीं, उस समय आपको पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है पे बात करते आनी चाहिए, या मेरा ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रहा है, इस पैसे का क्या करना है, या इसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं पोर्टफोलियो को, इस चीज़ पे बात करते आनी चाहिए। तो अगर दोनों ग्रो कर रहे हैं तो वो असली मायने में एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, रियल पार्टनर्स रहेंगे। आपने अपनी बुक में एक अच्छी चीज़ लिखी है कि नेवर स्टॉप ड्राइविंग। क्या है इसका मतलब, क्या है? ड्राइविंग मतलब कार ड्राइविंग मत, मतलब आप कार ड्राइविंग हमेशा कीजिए, स्कूटी चलाइए, इसका क्या रिलेशन है लाइफ से, क्या है ये थोड़ा जैसे दो ऐसे इस तरह से वो बोलते हैं ना, ऐसे सीधे उंगली से घुमा के मैंने एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि ड्राइविंग मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंस का सिंबल है। अच्छा, फ्रीडम जो मिलती है अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो, कितना भी डर के ड्राइव कर रहे हो, लेकिन अगर आप में क्षमता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खुद को ले जा पाए तो आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। आप ये नहीं वेट करते हो। कई बार मैंने औरतों को देखा है जो कहती कि नहीं हम नहीं आ सकते, हमारे पति तो टूर पे है तो हमको कौन वहां पे ड्रॉप करेगा, राइट? और यही औरतें कॉलेज टाइम में स्कूटी से जाया करती थी, भन्नाते हुए, है ना। फर्स्ट जॉब में जब जाती थी, इन्फोसिस या जहां भी काम करती थी, तब बस भी लेती थी, ट्रेन भी लेती थी, बिजनेस ट्रैवल भी करती थी। एक बार बच्चा होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई अभी ठीक है ना, अभी कोई पहुंचा रहा है ना तो ससुर जी ड्राइव कर देंगे, देवर जी ड्राइव कर देंगे, ड्राइवर आ जाएगा, कोई ड्राइवर आ जाएगा। क्यों? अगर आप में है वो क्षमता तो वो इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी चीज है। सादा मैं तो लोगों को बोलती हूँ ड्राइविंग छोड़ो, टायर बदलना सीखो सबसे पहले। आपने लिखा? हाँ, मैंने सबसे पहले मेरे पापा को बोला था, मैं 16 साल की थी शायद, कि मुझे गाड़ी सीखनी है। हमारे पास एक सेकेंड हैंड मारुति ओमनी हुआ करती थी उस समय। मैंने पापा को बोला पापा कार सीखनी है। पापा ने बोला बेटा पहले टायर चेंज करना सीखो। अच्छा, स्टेपनी चेंज करो पहले। स्टेपनी चेंज करो। ओके। तो मैंने अपना पीछे सबसे पहले वही किया। पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ये जैक है, इसको इस तरह से गाड़ी उठाई जाती है। मैंने कहा मेरे में दम है। बोले कुछ जैक में कुछ नहीं लगता। वो मैंने सीखा। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड की दादी माँ, मेरे पापा डॉक्टर है, तो मेरे हस्बैंड की दादी माँ जब आई थी पापा के यहाँ मरीज बन के, कुछ उनको हो रहा था, तो वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था हमारा
उन्होंने घर जाके मेरे वुड बी पति में को बताया कि अरे तेरी फ्रेंड तो गाड़ी के नीचे लेटी हुई थी, क्योंकि मैं वही कर रही थी, मैं वहां पे टायर चेंज करने की कोशिश कर रही थी। खूब स्ट्रगल हुआ फर्स्ट टाइम टायर चेंज करने, लेकिन मैं पिछले 18 साल से 20 साल से गाड़ी चला रही हूँ। 3 बार मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है, मुझे किसी की मदद की जरूरत अच्छा, नहीं आप खुद कर लेते हैं? मैं खुद अपनी गाड़ियों के, सिर्फ इंडिया में नहीं और भी जगह मैंने अपने टायर चेंज किया हुआ है। तो इंटेंशनली चेंज किया होगा, मदद नहीं लिया आपने? मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अगर पड़ती तो मैं मांग लेती, मैं कहीं रोड असिस्टेंस को फोन भी कर देती। ऐसा नहीं मेरा कि नहीं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए थी, मदद हमको करनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ फंस गए और अब कोई है नहीं हमको बचाने वाला, जो रेस्क्यू कोई और मुझे रेस्क्यू करेगा उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज ड्राइविंग में भी मैं बोलती हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में भी मैं बोलती हूँ कि ये जो 2-3 चीजें हैं, अगर ये है तो अपने आप औरत में वो कॉन्फिडेंस आता है कि वो उस बात में बोल पाए। उसको लगता है कि हाँ मुझे मेरे में इसमें योगदान देने की क्षमता है। घर कौन सा खरीदना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है। कई बार औरतें इस बारे में बोलती नहीं है। उनका चॉइस तब आता है कि कलर कौन सा लेना है, लाल और सिल्वर ही अवेलेबल है तो मैडम जी कौन सी गाड़ी चूज करनी है। और उससे पहले तक वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे क्या मालूम गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, मुझे क्या मालूम किसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, मुझे क्या मालूम 4 व्हील ड्राइव है 2 व्हील ड्राइव है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ये अपने आप आपको चीजें पता चलेंगी कि अगर बम्प के ऊपर से जा रहे हैं हम तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है तो ये गाड़ी अच्छी नहीं है। बिल्कुल खड़बड़ वाले रास्ते पे और इंदौर में चला रहे हो तो आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस जरूरी है ही। कीचड़ वाली जगह पे तो आपको 4 व्हील ड्राइव जरूरी है ही। ये चला के आपको पता चलेगा कि हाँ गाड़ी फिर उस डिसीजन में मदद करेंगे। ऐसे डिसीजंस जो फाइनेंशियल बड़े डिसीजंस हैं उनमें वो धीरे धीरे योगदान दे पाएंगी। तो वो कॉन्फिडेंस सिर्फ टायर बदलने से नहीं आ रहा, सिर्फ स्कूटी चला के किराने पे जाने से नहीं आ रहा, वो उस एक्सपीरियंस से आ रहा है कि मुझे इस चीज की समझ है और मैं इस चीज में फिर अपना विचार प्रकट कर सकती हूँ। मेरे विचार में कुछ दम है, मुझे समझ में आता है कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए। सिर्फ लाल या सिल्वर में योगदान देना सिर्फ मेरा मतलब उनके पास IQ बहुत ज्यादा है, लाल सिल्वर तो मेरा बच्चा बता देगा कि कौन सा अच्छा है। तो मतलब ये भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है। इवन आपने इसमें ये भी लिखा है कि एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं जहाँ पे फीमेल ड्राइव कर रही हैं। यस, आपको ये इंश्योरेंस कंपनी से बता देंगे क्योंकि आपने उसमें डेटा दिया है। उनका जो ये रहता है क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट यानी कुछ और बोलते हैं प्रीमियम औरतों से कम लिया जाता है क्योंकि औरतें कम कुछ परसेंट, बट वर्ल्ड ओवर जो ये है रिसर्च वो कहता है कि औरतें एक्सीडेंट्स कम करती है, औरतें इन्वेस्टर्स भी बेटर रहती है क्योंकि रिस्क अवर्स रहती है। मैं 100% नहीं बोलूंगी, बहुत औरतें बहुत रिस्की काम करती है, चोरी चकारी भी करती है, बट एक रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। तो उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर स्पीड लिमिट 120 है तो मैं इसके 10 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जाऊंगी क्योंकि भाई मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा है। बट तो ड्राइविंग फाइनेंशियल रिस्क उनको लगता है इतनी मेहनत से कमाया, इतनी मुश्किल से मैंने अपना करियर रिस्टार्ट किया है, मैं थोड़ी ना ऐसे किसी पड़ोसी ने बोल दिया इसलिए अपना पैसा डाल दूंगी। वो सीखेंगी फंडामेंटल एनालिसिस, वो पढ़ेंगी वॉरेन बुफे को, वो उस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ेंगी, देखेंगी उसका CAGR कैसा है और उसके पश्चात डिसाइड करेंगी कि उसमें पैसा डालना है कि नहीं डालना। ज़्यादा अवेयर रहती है मतलब। हाँ, तो मतलब वो अगेन नॉट 100%, लेकिन रिसर्च कहता है कि ड्राइविंग और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दोनों में औरतें बेटर परफॉर्म करती है, कुछ प्रतिशत, लेकिन ऑन एन एवरेज बेटर परफॉर्म करती है। एक और चीज़ आपने बुक में लिखी है कि WHO की रिपोर्ट है जिसमें आफ्टर जब बच्चा हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी 13% फीमेल हैं ओवरऑल वर्ल्ड जिसमें कि मेंटल प्रॉब्लम से गुजरती, और उस 13% में 22% बिलोंग टू इंडिया। यस। सो ये क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं? मेंटल प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है उनके साथ? डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहे हैं। हाँ, 22% आउट ऑफ 13% का 22% बिलोंग टू इंडिया। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्यों होता है मैम? जो मैंने आपको बताया था कि अडोलेसेंस, ये एक वर्ड अगर पता हो तो, टीनेज जब में बच्चे घुसते हैं तब बहुत परिवर्तन होते हैं उनमें, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, उनके इमोशंस ऊपर नीचे, कभी बहुत खराब मूड, कभी बहुत अच्छा मूड, बात करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो वो सारे हार्मोन्स के कारण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कोई फैमिली चेंज नहीं हो रही उनकी, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं
उस कारण उनमें इतना परिवर्तन हो जाता है, उनकी पूरी सोच, लाइफस्टाइल, सब दोस्त सब चेंज हो जाता है उतने 4-5 साल में। उसी तरह का एक फिनोमिना होता है औरतों में, उसको बोलते हैं मातृ सेंस। मातृ सेंस इज जब औरत बच्चे को पैदा करती है, उस पीरियड को मातृ सेंस बोलते हैं। बच्चा पैदा करना अभी 100% हार्मोन्स का काम है। हार्मोन्स कब शुरू होंगे, कब बच्चा 1 सेल से 4 सेल बनेगा, 10 सेल बनेगा, बच्चा पैदा किस दिन होगा, हार्मोन्स बताएंगे। कब आप स्तनपान ढंग से कर पाएंगे, हार्मोन्स बताएंगे। कब आपका पीरियड स्टार्ट होगा बच्चा पैदा होने के बाद, हार्मोन्स बताएंगे। तो वो साल भर कम से कम हार्मोनल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसके कारण भी उनमें शारीरिक, मानसिक, इमोशनल सारे चेंजेस आते हैं जैसे टीनेजर्स में होते हैं। और उस समय में देखा गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च किया है वो कहता है कि उस समय औरतों में सामाजिक भलाई करने का एक एक्स्ट्रा ये आ जाता है। वो सोचते कि नहीं, अगर इस दुनिया में मेरे बच्चे को बड़ा होना है तो कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बच्ची को बता रही थी कि अभी इसको अकेली जब मैं स्कूटी लेके निकलती हूँ इंदौर में, तब मैं ज्यादा सोचती नहीं, कोई कहीं से भी कट कर रहा है, बिना हॉर्न देके जा रहा है, स्पीड कर रहा है, मैं सोचती नहीं। बट मैं जब मैं अपनी बच्ची को पीछे बिठा के जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ, अरे ये फोन पे क्यों मैसेज कर रहा है, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो मैं अपनी स्कूटी स्लो कर लेती हूँ, इसको निकल जान दो वरना मुझसे आगे ठुक जाएगा। राइट। तो जैसे ही बच्चा होता है वो एक एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई समाज कैसा है, मैं अपना बच्चा यहाँ पे बड़ा कर रही हूँ, क्या ये उसके लिए सही है, सेफ है। तो ये जो मातृ सेंस वाला पीरियड है, ये औरत को फंडामेंटली चेंज कर देता है। और उसके कारण बहुत सारी फिर परिवर्तन आते हैं। औरत कैसे सोचती है, कैसे इन्वेस्ट करती है, किस तरह के जॉब्स में जाती है। देखा गया कि पहले बहुत एकदम कॉम्पिटिटिव जॉब्स में होने वाली औरतें बच्चा होने के बाद थोड़े एनजीओ रिलेटेड जॉब्स या जो ग्रीन कंपनीज बोलते हैं ना, जो सस्टेनेबल कंपनीज रहती है, उसकी तरह उनका रुझान बढ़ जाता है कि नहीं, मैं ठीक है पैसा तो कमाऊं, इंडिपेंडेंट तो बनूं, लेकिन दुनिया का बुरा तो नहीं करूं उस काम में। तो वो मेरी पहचान की एक है जो पहले सिगरेट कंपनी में काम करती थी, सेल्स हेड थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। बट जब उनको बच्चा हुआ तो उन्होंने कहा कि यार सेल्स तो मैं किसी भी चीज़ की कर लूंगी, मैं सिगरेट क्यों बेच रही हूँ। उन्होंने अपना जॉब चेंज किया, अब वो बेबी प्रोडक्ट्स की सेल्स में है, उतना ही अच्छा काम करे, पैसा भी उतने अच्छा कमा रही। बट उनके दिमाग ने उनको बोला कि तंबाकू शायद मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। करेक्ट। और वो जो स्लाइड चेंज आता है वो उस पीरियड में आता है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, ये सारे हार्मोनल उथल पुथल के कारण चेंजेस तो बहुत आते हैं औरत के दिमाग में। और होता क्या है कि सोसाइटी आपसे बात करती है डिलीवरी के बारे में। सो आप आई डोंट नो, जो औरतें सुन रही हो, जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आप किसी भी अपने बड़े बूढ़े आंटी, बड़ी दीदी, मासी किसी से पूछो तो वो आपको बताएंगी, डिलीवरी की स्टोरी बताएंगी। वो बताएंगी कि अरे हमें तो बहुत दर्द हुआ, या हमारा तो ऑपरेशन हुआ और हम 4 दिन चल नहीं पाए वगैरह। बट उसके बाद के जो 3 महीने होते हैं उसको 4th ट्राइमेस्टर कहते हैं। प्रेगनेंसी कैसे 3 ट्राइमेस्टर की होती है, 9 महीने, 3 + 3 + 3 महीने। लेकिन जो 4था ट्राइमेस्टर बोला जाता है, एडिशनल 3 महीने, तब आपको बेबी के साथ बॉन्ड करना होता है। दुनिया आपको बोलती है अरे कितना प्यारा बच्चा है, तुम कितने लकी हो, इतनी प्यारी लक्ष्मी आई है या बेटा आया है, या तुम्हारे पति कितना प्यार करते हैं, कितना बढ़िया चल रहा है, तुम्हारी डिलीवरी अच्छी हुई। लेकिन उस समय क्योंकि इमोशंस इतने ऊपर नीचे होते हैं, उस समय कनेक्ट करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज ये होती है कि कई औरतें जो जॉब पे से ब्रेक लेके मैटरनिटी पे जाती है, जब मेरे साथ हुआ, मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तब MBA कर रही थी, और MBA के साथ साथ मैं ब्राज़ील में एक होटल चेन के साथ कंसल्टिंग भी कर रही थी। तो मैं ट्रैवल करती रहती थी, खूब सारा काम करती थी। मेरे MBA क्लास में मैं वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स थी। तो ये सब चल रहा था। हाँ, सोचिए आप अपने लाइफ के एकदम शिखर पे हैं, और फिर आपके पास एक रात एक दिन एक बच्चा आ जाता है। अब आपके ऊपर एक जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी है, पूरा दारोमदार आप पे उसको जिंदा रखने का। लेकिन आपसे ना फीडिंग हो पा रही है, ना आपसे डायपर चेंज हो पा रहा है, रात भर बच्चा रो रहा है, सो नहीं रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो आप एकदम सक्सेसफुल, एकदम ऐसा फील करने से एकदम सीधे अनसक्सेसफुल, फेलियर, एक रात में आपको लगता है कि यार मैं तो गधी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता,
इसको जिंदा कैसे रखूंगी, मैं तो रोना चुप नहीं करा पा रही। तो वो जो हिट करता है ना कॉन्फिडेंस को आपके, वो लोग फिर वो चलता रहता है। और फिर क्योंकि आप बच्चे में इतने इन्वेस्ट हो जाते हो, सुबह शाम गूगल में आप वही ढूंढ रहे हो कि हाउ टू फीड अ बेबी, व्हाट काइंड ऑफ डाइपर्स, आप ढूंढ रहे हो कि कपड़े कहाँ से खरीदने चाहिए, या सबसे अच्छा पीडियाट्रिशियन कौन है मेरी सिटी में। ये गूगल करते करते 3-4 साल गुजर जाते हैं। तब तक आप भूल जाते हो कि आप अपने पुराने जॉब में एक्सेल शीट्स कैसे बना रहे थे, पिवट टेबल कैसे बना रहे थे, या आप अपना सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में कैसे उसके प्रोग्राम्स लिख रहे थे। आप भूल जाते हो, आपके कनेक्शंस छूट जाते हैं। और फिर उस समय जब आपको रियलाइज होता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, अब तो स्कूल जाने लग गया मेरा बच्चा, बट तब तक वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो ये जो पीरियड है, मास्टर सेंस मान लो उसमें एक हिस्सा, दूसरा ये जो फेलियर की फीलिंग होती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता वाली फीलिंग होती है, और तीसरा पूरी तरह से आउट ऑफ टच हो जाना अपने खुद के फील्ड से, वो डिप्रेशन उसके कारण कई औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हार्मोन्स वगैरह के कारण हो जाता है। और उसके कारण उसमें जागरूकता नहीं है। लोगों को लगता है कि डिप्रेशन क्यों है यार, सब कुछ तो सही चल रहा है, इतना बढ़िया परिवार है, इतना प्यारा बच्चा है। दीपिका पादुकोण को जब डिप्रेशन हुआ तब उनकी हिट पे हिट जा रही थी स्टोरीज, सारी मूवीज, कोई कारण ही नहीं था, पैसा था, शोहरत था, प्यार था, माँ बाप का प्यार था उस समय। उनकी माँ ने जब एक बार देखा कि तो कुछ दुखी लग रही है, वो बैंगलोर से उससे मिलने मुंबई आए, तब उसने कहा कि हाँ मुझे ऐसे अंदर में से कुछ कालापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बस कल सुबह उठना नहीं है मुझे। वो फीलिंग बहुत डिप्रेशन के करीब है। मैं डायग्नोस नहीं कर सकती, उसके लिए आपको थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो फीलिंग बहुत औरतों की होती है, लोग बोलते हैं ना कि अरे तुमको तो खुश होना चाहिए, क्या ठीक है नींद ही तो नहीं, बच्चा सोए तब सो जाना। लेकिन ये जो अंदर का कालापन बढ़ता रहता है, वो डिप्रेशन बहुत कॉमन है। और ये क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, उसके बारे में जागरूकता नहीं होती, और उनको लगता है कि मानसिक इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, तुम जाते रहो रेगुलर चेकअप के लिए, वजन भी कम हो रहा है तुम्हारा, स्तनपान भी ठीक चल रहा है, बेबी अच्छे से सो रहा है, खुश है, तुमको क्या तकलीफ। तो उस कारण से वो अनडायग्नोस्ड रहता है और कहीं बोल भी नहीं पाते। आई थिंक बोल भी नहीं पाते, अंदर ही अंदर चलता रहता है। हाँ। ये जो आपने बताया वाकई में कि वो डिस्कनेक्टेड है, और कहाँ सक्सेसफुल जॉब चल रहा था या बिजनेस चल रहा था, और सडनली सब कुछ डिस्कनेक्टेड, और वो जो फील आता होगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपने एक अच्छी चीज़ और लिखी है, गूगल योर सेल्फ। आपने गूगल की बात की तो मुझे याद है आपकी बुक में लिखा हुआ है गूगल योर सेल्फ। क्या मतलब मैम इसका? गूगल योर सेल्फ मतलब जैसे ये एग्जाम्पल दिया मैंने, 5 साल से आप बिल्कुल ही टच में नहीं हो, आपके कलीग्स, बॉस, कंपनी, फील्ड, आप आर्किटेक्ट थे, अब आपको आर्किटेक्चर का ए भी नहीं याद। तो ये 4-5 साल में आप फिर भी जिंदगी तो जी रहे हो। लोगों ने आपको अपने हैप्पी बर्थडे के फोटो में टैग किया हुआ है, होली के फोटो में टैग किया हुआ है, आप अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हो, यहाँ खाना गिरा हुआ है, यहाँ बाल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, सब पड़ा हुआ है आपका ऑनलाइन, आपको नहीं मालूम, बट आपकी आधी जिंदगी ऑनलाइन लोगों के सामने दिखने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो आप जब करियर रिस्टार्ट करते हो तब आपको ये देखना जरूरी है कि मैं ठीक है, मैं एक CV जरूर भेज रही हूँ कंपनी में, लेकिन वो इनफ नहीं है। आजकल के ज़माने में अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो CV 10% रहता है। वो कंपनी के जो HR है वो गूगल पे जाएंगे, वो देखेंगे अच्छा इस नाम की किसी ने डाला है तो वो नाम डालेंगे, और देखा अरे फेसबुक पे इसका पड़ा हुआ है, ये होली का क्या फोटो है, ये क्या है, इसको मैं कैसे अपने जॉब पे रख लूँ। आजकल जॉब ऐसे मिलता है, मतलब जाके बहुत कंपनीज गूगल पे देखती है, फर्स्ट इंटरव्यू से पहले आपको गूगल किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि औरतें गड़बड़ होने से पहले खुद को देखे कि आपने 5 साल में जो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया है वो क्या है। अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक है या ऐसा है जिससे आपको उसमें हायर नहीं करे, वो क्या आपत्तिजनक हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आपने 5 साल में क्या किया मुझे क्या मालूम। जैसे कि क्या नहीं डालें, जो लोग सुन रहे हैं वो उनके लिए रहेगा कि गूगल में ऐसा क्या उनके बारे में वो अप्लाई कर रहे हैं तो जानने वाले हैं। तो गूगल नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लोग टैग करते हैं ना, आपको क्या मालूम, कुछ भी कैजुअल फोटो डाल दिया। हाँ, कुछ भी कैजुअल फोटो डाल दिए। मैं दोस्तों के साथ खड़ी हूँ, मैं अपने नाक में से नाक साफ कर रही हूँ, वो मेरे फोटो में पड़ा हुआ। अब वो मैं चाहती हूँ मेरे नए बॉस को फर्स्ट इंप्रेशन ये मिले कि मैं अपना नाक साफ कर रही हूँ। मैं CV में मेरी इतना सारा क्वालिफिकेशन, इतने सारे टैलेंट्स बताऊंगी, और पहला फोटो जो उनको नेहा का दिखेगा वो ये रहेगा। तो समझ रहे हो ना आप अपना इंप्रेशन खुद कंट्रोल, जो आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ में, बट ये चीज आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। आप अनटैग कर सकते हो, या अपने उस दोस्त को बोल सकते हो कि भाई ये डिलीट कर, मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और लोग देखने वाले हैं कि मैंने क्या किया है। और ये सिर्फ
ये आपत्तिजनक चीज़ें घटाने के लिए नहीं है, आपके जो अच्छे टैलेंट्स हैं वो दिखाने के लिए भी है। तो अगर आपने 5 साल में आर्किटेक्चर में कुछ भी काम नहीं किया और आप अभी अप्लाई कर रहे हो, तो लोग देखेंगे यार इसने तो 5 साल में कुछ आर्किटेक्चर का ए भी नहीं पढ़ा, तो हम कैसे इसको रख लें। तो मैं चाहती हूँ कि औरतें ये तो करे ही, जो रैंडम चीज़ें वो कम करे, लेकिन धीरे धीरे उस टॉपिक पे वापस पढ़ना शुरू करें और उस बारे में कुछ भी लिखें कि आज मैंने ये बिल्डिंग देखी यहाँ पे और ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसे किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। और फिर मुझे याद आया कि कॉलेज के समय में मैंने पढ़ा था कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन में ऐसे बनाते हैं और इस कारण से ये बहुत अच्छी नींव रखी गई है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत सालों साल चलेगा। सो खुद के विचार दुनिया को बताए तो उनको लगा कि हाँ इसने ठीक है ब्रेक जरूर लिया है, बट ये अभी भी आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड जरूर है। ये बिल्डिंग्स को उसी नज़र से देखती है, अभी भी सिर्फ कलर नहीं देखती कि लाल बिल्डिंग है, वो देखती है कि स्ट्रक्चरली कितनी अच्छी है वो बिल्डिंग। तो वो इंटरेस्ट अगर आप ऑनलाइन अपने इसमें डालोगे, फोटोग्राफ्स डालोगे, मैगजीन में पढ़े हुए आर्टिकल्स के बारे में अपने विचार बताओगे, तो वो आपका रेपुटेशन बढ़ाएगा। तो वो गूगल में वो चीज़ें आनी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि लोग हमको कभी भी देख सकते हैं। आप आजकल तो डेटिंग में भी यही है, आप मिलने जाओ किसी से, उससे पहले उन्होंने गूगल में आपका सारा कच्चा चिट्ठा पढ़ लिया होगा। अच्छा, आपके लिए कोई गुलाब नहीं लाएगा अगर उन्होंने देखा कि आपने कहीं लिखा होगा कि सनफ्लावर्स आर माय फेवरेट फ्लावर, तो आपके लिए सनफ्लावर लेके आएंगे। तो फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए अनभिज्ञ नहीं रह सकते कि कोई हमको गूगल करेगा या करेगी। और अगली कंपनी के सामने हमारा इंप्रेशन सही रखना हमारे हाथ में है कुछ हद तक। तो मैम आपने जो बुक लिखी है उसमें मेनली जो बुक लिखी गई है उसके लिए कि किस तरह से आप वापस अपने काम में आए, कैसे बाउंस बैक करें। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं प्रेगनेंसी से हो सकता है, 1 साल अपने पेरेंट्स के कुछ रहा हो, घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम रहा हो। तो कोई भी जो महिला है जो बाउंस बैक करना चाहती है, इवन वो भी जो ठीक है आफ्टर मैरिज वो एक 5-7 साल गैप हो गया था जॉब में, बट वो बाउंस बैक करना चाहती है, वापस आना चाहती है, तो कैसे आए और उसको क्या चैलेंज आते हैं, कैसे आए और कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये तो पूरी किताब पूछ ली आपने, लेकिन मैं पहली स्टेप जरूर बताऊंगी आपको। क्या? पहली स्टेप है खुद के लिए समय निकालना। सबसे पहले 1 घंटा, मेरी किताब में मैं कहती हूँ कि रोज का अगर आप 1 घंटा निकाल लो, उसको 3 हिस्सों में बांट लो, 20-20 मिनट। एक है मी टाइम, एक है कनेक्ट टाइम और एक है ग्रो टाइम। मी टाइम में आप ऐसा कुछ करो जिसमें आपको स्वानंद मिले, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए खाना नहीं बनाना। अगर सबको तीखी वाली दाल पसंद है लेकिन आपको मीठी दाल पसंद है, तो खुद के लिए मीठी दाल बनाओ, सूप बना के पियो, 20 मिनट सिर्फ खुद के, स्वांत सुखाए। दूसरी कनेक्ट में हम क्योंकि ब्रेक के कारण लोगों से कनेक्शन खो देते हैं, पुराने दोस्त, पुराने बॉसेस जिनको हमने अच्छा काम दिखाया हुआ है, जो हमसे इम्प्रेस्ड है, उनसे अब हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो किसी भी तरह कनेक्ट कीजिए, SMS लिखिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, चिट्ठी लिखिए, आप कोई भी नए कनेक्शंस बनाइए, जो नेटवर्क करने को बोलते हैं ना जॉब्स के लिए, तो वहीं से शुरू कीजिए। जब आप जॉब ढूंढोगे तब तो लोग अरे ये तो जॉब के लिए मुझसे कनेक्ट करे, बट अभी बिना किसी स्वार्थ के बस कनेक्ट कीजिए, कैसे चल रहा है, दैट्स इट। सेकेंड इज कनेक्ट। तीसरा ग्रो। कभी कभी हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। जैसे मैं रोटी का बता रही थी कि कितनी अच्छी रोटी बना लोगे यार, आप कितना भी मेहनत करो, क्या एक्सपर्टीज कर लोगे रोटी में, लेकिन आप खुद का जो भी शौक है, गार्डनिंग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना हो सकता है। इंदौर में मैराथन हो रही है, आपने सोचा कि नहीं मुझे कुछ ग्रो करना है, खुद कुछ नया करना है जो मैं नहीं सीखूं, एग्जैक्टली, तो मैराथन के लिए तैयारी करो। वो 20 मिनट आप रोज निकालो जिसमें आप खुद के ग्रोथ के लिए कुछ करो। तो इसको मैं पावर ऑफ एन आवर बोलती हूँ, 1 घंटा रोज के लिए। ये 3 चीजें से अगर आप शुरुआत, छोटी सी स्टेप है, 24 में से 1 घंटा आपको निकालना है, कुछ नहीं होगा, कोई दुनिया कोलैप्स नहीं होगी, सब बच्चे ठीक रहेंगे, घर ठीक रहेगा। 1 घंटा आप खुद के लिए रोज निकालोगे, ये पहली स्टेप है और यहीं से सारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो जब वापस फर्स्ट डे होता है ब्रेक के बाद, आफ्टर 5 ईयर, मे बी आफ्टर 3 ईयर, ऑफिस में, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस 2 तरफ से नहीं आएगा। एक कमी होगी ऑफिस की तरफ से, एक कमी होगी आपको खुद को, जो अंदरूनी गिल्ट रहती है या आपको लगता है। तो खुद की गिल्ट के लिए या खुद के इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं लोगों को बोलती हूँ कि सोमवार को शुरू मत करो। फिर अगर आपको जॉब शुरू करना है तो गुरुवार को करो। अगर आपको नेगोशिएट करते आए कंपनी से कि मैं गुरुवार से आती हूँ, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अभी भी पालना घर में डाला है, आपने पहली बार नई बाई रखी है घर में, क्योंकि आप नहीं रहने वाले हो घर पे, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो गुरुवार शुक्रवार के बाद आपको 2 दिन मिलेंगे वो सब सॉर्ट आउट करने के लिए
कि अच्छा बच्चा रो रहा है तो क्या हम दूसरा खाना दे सकते हैं, या बाई के साथ काम नहीं चल रहा है तो मैं दूसरी बाई ढूंढ लेती हूँ। तो सॉर्ट आउट कर ले। एकदम सोमवार शुरू हो जाए तो 5 दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो टेंशन में आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैंने गलती कर दी जॉब ज्वाइन करके। तो छोटी सी ट्रिक है आपको खुद में कॉन्फिडेंस होने के लिए कि ठीक है गलती हो गई, अभी 2 दिन है, मैं कोई और दूसरा तरीका ढूंढ लेती हूँ, दूसरा क्रैश ढूंढ लेती हूँ, बेबी सिटर ढूंढ लेती हूँ, और फिर वापस मंडे से स्टार्ट। तो एक छोटी सी ट्रिक है अंदरूनी इसके लिए। दूसरी एक्सटर्नल है, कंपनी की तरफ से। क्या कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है वापस आने के बाद उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, उतना आपको एक्सेप्टेंस कर रही है? और ये देखा गया है कि जिन टीम्स में ज़्यादा औरतें होती है वहाँ पे सेटल होना ज़्यादा इजी रहता है मदरहुड के बाद, क्योंकि उनको पता रहता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स होती है औरतों को, दैट्स फाइन। अगर आप सिर्फ मर्दों वाली टीम करते हैं तो उनको लगेगा ये गई वापस से अपने बच्चे से मिलने चली गई। अच्छा 5 बज गए, मुझे बोला गया है 9 to 5 वाला ऑफिस था और मैं जान लगा के काम करती थी, मैं ब्रेक भी नहीं लेती थी लंच की, लंच भी मैं टेबल पे खाती थी, सुट्टा नहीं पीती थी, चाय कॉफ़ी की ब्रेक नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं, ठीक 8:45 बजे घुसती थी और 5 बजे की मुझे पता था कि मुझे मेरी बच्ची को पिकअप करना है, उठ के जाती थी। मुझे 5 बजे निकलते टाइम बोला गया है आज पार्ट टाइम, जबकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो 9 से 5 ही था। टॉन्ट। हाँ टॉन्ट। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टॉन्ट या इस तरह के जो बोला जाता है ना कंपनी की तरफ से, तो वो सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए अच्छे मैनेजर्स या अच्छा कंपनी कल्चर बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो किताब है ये सिर्फ मैंने औरतों के लिए लिखी है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी कंपनीज और हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर भी पड़ती है। आपने इसमें एक और चीज़ लिखा है कि ट्रैप में मत फंसिए, और उसमें लिखा है लव मॉम, आई मिस यू मॉम। सो वो इमोशन है या आपकी लैंग्वेज में ट्रैप है, क्या है वो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो रिलेशन में ट्रैप है कुछ? ट्रैप रिलेशन में नहीं है, ट्रैप उस मानसिकता में है। क्या? कई बार औरतों को लगता है कि अरे मैं अगर काम शुरू कर दूंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। बच्चे को अंदर से अंदर कुढ़ने वाली माँ नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए जो दिन भर सोचती रहे कि यार मैंने तो अपना सारी ज़िंदगी इसमें सैक्रिफाइस कर दी, सुबह से शाम गंदा धो, खाना पकाओ, इसमें डाल दी। ऐसी माँ 24 घंटा मिलने से तो अगर आपको 6 घंटा खुश माँ, ग्रो करने वाली माँ, जो आपको नई चीज़ें सिखाए, जो आपको दुनिया के बारे में बताए, वो ज़्यादा काम आती है, राइट? बच्चे को एक खुश, सेटिस्फाइड, प्यार करने वाली माँ चाहिए रहती है। अगर आपको डिप्रेस्ड माँ जो किसी तरह अपने काम निपटा रही है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और बच्चा तो चाहेगा ही ना, बच्चे 100% इमोशन रहते हैं, हम तो भी लॉजिक वगैरह यूज़ करते हैं, बच्चे तो 100% इमोशन से बने रहते हैं। तो वो तो, और उनको पता भी नहीं आप घर से बाहर जाके क्या करते हो, उनको तो बस लगता है कि बस चली गई मम्मी, अब 8 घंटे बाद मिलेगी। तो ये माँ का भी कर्तव्य है कि वो बच्चे को बताए कि बेटा मैं पता है क्या करती हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, आप चलोगे एक दिन मेरे साथ कि मैं क्या काम करती हूँ? आप बैठो वहाँ चेयर पे और देखो मम्मी कैसे ऐसे गंदे दांतों को ऐसे सुंदर दांत बना देती है। या वो बताए कि मैं किस तरह से समाज में योगदान देती हूँ। कि बच्चों के अपने सपने होते हैं, वो चाहते हैं कि अरे हम बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनेंगे और पता चले करेंगे कि पृथ्वी के बाहर क्या दुनिया है, राइट? उस तरह से माँ भी पता है कि इस घर के बाहर क्या दुनिया है और उसको मैं कैसे बेहतर बना पा रही हूँ। तो उनको भी उसमें गर्व महसूस होगा कि अरे मेरी माँ सिर्फ मुझे ही प्यार नहीं करती, वो और लोगों को भी फ़ायदा करती है, और लोगों की भी मदद करती है, तो उनको उसमें अच्छा लगेगा। तो आपका काम है कि उनको इंट्रोड्यूस करें कि आप क्या काम करते हो, क्यों करते हो, और फिर वो धीरे धीरे समझेंगे। ऐसा नहीं कि एक रात आप समझाओगे और बट वो जब उनको समझेगा तो उनको उस पर अभिमान होगा अपनी माँ के ऊपर, और उनको फिर एक खुश माँ मिलेगी। आपने एक और चीज़ लिखी है, माई फेलियर, मतलब स्टार्टिंग में लिखा है। हाँ। काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के कि आपने सबसे पहले अपने फेलियर के बारे में बताया। तो ये क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे? ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसके ऊपर मुझे बड़ी मिली जुली फीडबैक मिला है। कुछ लोगों ने बोला कि यार तूने इतना सब किया है, फेलियर से स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है? और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, तूने फेलियर्स पहले लिखे हैं तो उससे समझ में आता है कि ये जीता जागता व्यक्ति है, ये कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो बस मैं तो महान हूँ और हम ब्रह्मास्मि वाला नहीं है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जितनी सफलताएं मिली है मुझे, उससे मैंने इतना सीखा होगा, लेकिन ज़िंदगी में जितनी असफलताएं मिली है उससे मैंने इतना सीखा है। तो वो बहुत मायने रखती है मेरे लिए कि वो असफलताएं मैंने कितनी बार की, कितनी बार गलतियाँ की, कितनी बार मैंने ट्राई किया और फिर मुझे सफल, उसकी जो खुशी होती है। मैं 1.5 साल से शीर्षासन सीख रही थी
इतना गिरी हूँ मैं, 40 की उम्र में गिरना मजाक नहीं होता है, आपको ही पता है। तो इतना गिरी हूँ मैं, लेकिन अब मैं शीर्षासन यहाँ पे अभी कर सकती हूँ बिना किसी सपोर्ट के। तो उसकी जो मुझे खुशी है वो अलग ही है। तो मेरे को अब बुरा नहीं लगता उस असफलता के बारे में बात करने के लिए कि मैं 1000 बार गिरी हूँ, पीठ में एक बार लचक भी आ गई थी। तो वो असफलताएं बहुत ज़रूरी है। वो जॉब भी हो, जैसे आप जब करियर ब्रेक के बाद अप्लाई करोगे तो आपको 50 लोग तो रिजेक्ट करने ही वाले हैं आपको वो 51वां जॉब मिलने के लिए, लेकिन आप पहला ही CV नहीं भेजोगे तो कोई आपके घर नहीं आने वाला जॉब देने के लिए। तो वो असफलताएं बहुत ज़रूरी है। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब असफलताएं होने के बावजूद मैंने कुछ किया है लाइफ में। करेक्ट। और इसीलिए वहाँ से मैंने किताब की शुरुआत की। तो आफ्टर ब्रेक ये एक रिजेक्शन भी एक पार्ट रहेगा हमारी लाइफ का, बहुत लाइटली लेने की जरूरत है जिंदगी भर में। Okay. बचपन से मरने तक रिजेक्शन तो हिस्सा है ही। हम कितनी ओपनली उसके बारे में बात कर सकते हैं वो मुद्दा है। सबको आते हैं रिजेक्शन, सबके फेलियर्स होते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं भाई, प्रोजेक्ट्स भी कारपेट के नीचे छुपा देंगे कि नहीं इस बारे में बात नहीं करना ना, लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। जबकि करना चाहिए, क्यों नहीं, उससे आपने सीखा है ना कुछ, अगला प्रोजेक्ट बेहतर होगा आपका। आपने एक और चीज़ लिखी है, इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने लिखा है अपना खुद का, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं पार्टी में, आपने लिखा है, आपने अपना एग्जांपल दिया है कि आपके हस्बैंड एक पार्टी में गए थे जहाँ एग्जाम दे रहे थे। और आपने अपनी बेटी के बारे में लिखा है कि स्कूल में जब बोला गया कि बेटी का नाम है कि उनकी मदर है, उसको आपने करेक्ट करके लिखा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इंट्रोडक्शन मतलब दैट वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, या उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जब आप एक बार माँ बन जाते हो तब आप एक बच्चे की, जब वो पुरानी मूवीज में ना गुड्डू के पापा गुड्डू की मम्मी, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब मैं अस्मीरा की मम्मी हूँ, अब मैं नेहा, मुझे आधे लोग नहीं जानते, पता है कि इसकी मम्मी है। तो आप कहीं ना कहीं उसको आत्मसात भी कर लेते हो। आप भूल जाते हो कि इसके बाहर भी मेरी आइडेंटिटी है। स्कूल की बाकी माएँ इस हिसाब से पहचाने कि हाँ अस्मीरा की मम्मी है तो समझ में आता है, लेकिन जब आप ही खुद को अस्मीरा की माँ करके एक्सेप्ट कर लेते हो, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इसके 2 हिस्से हैं इंट्रोडक्शन। एक तो खुद का इंट्रोडक्शन, अगर मैं खुद को कहीं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे ये भी याद रखना चाहिए कि मैं उसके आगे भी कुछ जोड़ूँ। मैं कहूँ कि मैं नेहा हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी बेटी इसी स्कूल में जाती है। अभी भी वही चीज़ बोल रही हूँ, नाम बोला, बच्ची का बताया, लेकिन मैंने जोड़ा कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है। उसी तरह ये दूसरी चीज़ जो आपने उठाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ पार्टनर या रियल पार्टनर का काम है कि कई बार ऑफिस पार्टीज़ में या सोशल सेटिंग्स में आप परिचितों से मिलते हैं और कई बार आपके हस्बैंड आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। और बहुत बार मैं तो कई बार सुना है कि नाम भी नहीं बताते, बस इतने बोलते हैं कि ये मेरी बेटर हाफ है या ये मेरी वाइफ है, नाम भी नहीं बताते। कई लोग नाम बताते हैं, विच इज़ ऑलरेडी एक स्टेप आगे कि हाँ ये नेहा है, ये मेरी वाइफ है, और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर तो परिचित मेरे हस्बैंड से बात करने लगते हैं और मैं वहाँ खड़ी रहती थी। मैं सोचती ठीक है बात करने दो मुझे, भले ही मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक हो, तो मैं कहाँ से बीच में घुसूँ ना, मेरे बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, इंट्रोडक्शन ही नहीं है। तो मैंने एक बार हस्बैंड से बोला कि मैं अब जॉब ढूंढना कोशिश शुरू कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम बताओ कि मैंने कुछ किया है कुछ, क्योंकि वो मुझसे आके नहीं बात करेंगे, बोलेंगे और भाभी जी आई है आज साथ में, तो वो बोलेंगे हाँ ये मेरी वाइफ नेहा है, बात खत्म, आगे बात करते हैं, कल क्रिकेट मैच देखा क्या, टॉपिक चेंज। अगर ऐसे केस में उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये नेहा है, इसने अभी खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मेरी वाइफ है, सभी चीज़ें वही है, वाइफ बताया, नाम बताया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जोड़ दी कि इसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगला सवाल क्रिकेट मैच नहीं होगा, अगला सवाल होगा अच्छा किस चीज़ का बिजनेस है मैडम का, राइट? भले उनको उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन मुझे मौका तो मिला अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए या मेरे करियर के बारे में बताने के लिए, और ये उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मेरे हस्बैंड को बस एक छोटी सी लाइन डालनी, और ये ऐसा नहीं कि वो गलती कर रहा था, उसने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो जब हमारी इस बारे में बात हुई, उसने बोला कि हाँ उसमें क्या है, मैं अगली बार बता दिया करूँगा, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर अगली बार बताया होगा तो आपको जरूर बताया, और उससे काफ़ी सारे कनेक्शंस बने मेरे। उस समय हम रशिया में थे और कई लोगों से मेरी जान पहचान हुई जिनके खुद के बिजनेसेस थे, जिनकी कंपनीज में पहचान थी, जहाँ से मेरे को कनेक्शंस मिले, तो उससे फ़ायदा तो बहुत हुआ। लेकिन ये बदलाव बहुत छोटा सा था, जैसा आप स्कूल में बाहर दूसरे पेरेंट्स से मिल रहे हो तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, उससे भी बदलाव होगा। तो ऐसी छोटी छोटे कदम अगर उठाए जाए तो आप जो आपने आत्मसात कर लिया है कि मैं सिर्फ मम्मी हूँ, गुड्डू की मम्मी, उससे आप भी बाहर निकलोगे अपने उस शेल से,
और आपको फ़ायदा भी होगा। पता नहीं अगला जॉब आपको उसी कनेक्शन के थ्रू मिल जाए, हु नोस। मैम अभी आप किन किन कंट्रीज़ में रह चुके हो और अभी आप करंटली कहाँ रहते हो? तो हम इंडिया से शुरुआत हुई हमारी, ऑफ कोर्स पहले 27 साल वहीं थे। फिर हम गए मेक्सिको, ब्राज़ील, थाईलैंड, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अभी हम नेदरलैंड्स में हैं, एम्स्टर्डम में हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपने कहाँ दिया? सबसे ज़्यादा टाइम यूएसए में गया हमारा। यूएस में हाँ। कितना टाइम रहे वहाँ पे? हम वहाँ पे लगभग 2.5 साल थे। 2.5 साल। और नीदरलैंड में शिफ्ट ही हैं पर? वो एक्चुअली आपने सही बोला, नेदरलैंड्स में अब 3 साल हो गए। तो हाँ, अब कंपेयर करें तो नेदरलैंड्स में सबसे ज़्यादा समय हमारा बीता है। ये देखने के बाद लोग यदि आपसे बात करना चाहें, आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मैं लिंक्डइन पे हूँ, नेहा लागू रत्नाकर करके आप ढूंढ सकते हो। मेरी वेबसाइट है nehalagurratnakar.com, उसके ऊपर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये बुक कहाँ पे मिल सकती है जिनको चाहिए तो, और किन किन लैंग्वेज में है ये बुक? अनफॉर्चुनेटली खाली अंग्रेजी में है अभी। मेरी इच्छा है कि और भाषाओं में हो। जैसे जब ये किताब अमेज़ॉन पे मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, सारी कंट्रीज़ में, ओके, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर मैंने उसको अवेलेबल कराया है। अमेज़ॉन पे आप कहीं भी कर सकते हो। और मुझे लगा था मैंने ये किताब बड़े भारतीय दृष्टिकोण से लिखी है, भारतीय औरतों के लिए, लेकिन मुझे चाइना से मेल्स आए लोगों के, मुझे कोरिया से मैसेज आए, मुझे ब्राज़ील से औरतों के मैसेजेस आए कि हमको कुछ शब्द समझ में नहीं आए आपके एग्जाम्पल्स के। जैसे मैंने श्रीदेवी का इंग्लिश वाला एग्जाम्पल दिया था, बोला ये समझ नहीं आया, लेकिन बाकी आपने इतने सारी जो चीज़ें बताई फैमिली डायनामिक्स के बारे में और करियर कैसे स्टार्ट करना, वो उनके बात मन को छू गई। तो कई सारे लोगों ने उसको पढ़ा है। तो अंग्रेज़ी देखा जाए तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि इसका जो मैसेज है ये सभी वर्ग के औरतें पढ़े, भले ही वो अंग्रेज़ी बोले, हिंदी बोले, उर्दू बोले, तमिल बोले, तो मराठी इसका बोले। कुछ आने वाला है ट्रांसलेशन? इच्छा तो है, अभी कोई कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं है, लेकिन नेवर से नेवर। जैसे मैंने कभी नहीं कहा था ये किताब लिखूंगी, अब लिख दी। अब हिंदी अनुवाद का अभी प्लान नहीं है, बट हो जाए तो बहुत अच्छा। बस एक चीज़ और जाननी थी कि जैसे आपने बोला चाइना, रसिया, तो ये जो बुक लिखी है आपने, किताब लिखी है, तो यही प्रॉब्लम सब जगह, बाउंस बैक या बैक करने के लिए, वापस जॉब में आने के लिए, सभी वर्ल्ड में सेम प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट फीमेल्स के? सारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, अलग अलग अनुपात में है। ओके, डिफरेंट है। हाँ, जैसे बट प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि 26 हफ्ते की छुट्टी होनी चाहिए माँ को। इसके बाद यूएसए के पास इतना पैसा है, इतनी उन्नत देश है, उनकी छुट्टियाँ इतनी बेकार है कि उनको माँ को 4 हफ्ते में वापस जाना पड़ता है। तब तक तो आपको एक रात की नींद भी नहीं होती। 4 हफ्ते में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा है दुनिया में, और आपको वापस जॉब पे जाना पड़ता है, वरना आपको जॉब से निकाला जा सकता है, या आपको उसके लिए लीव विदाउट पे, बिना पे के, बिना सैलरी के घर पे छुट्टी करके रहें। और सबके पास इतनी ये नहीं रहती है कि वो बिना पैसे के चला ले, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि जॉब पे जाना। बट सभी कंट्रीज़ ने अभी तक उतना किया नहीं। कुछ कंट्रीज़ ने और भी अच्छा किया, फिनलैंड, स्वीडन, इन कंट्रीज़ को अगर सीखना चाहे कि औरतों को वापस जॉब पे लाने के लिए कैसे सपोर्ट करना चाहिए, तो वहाँ के गवर्नमेंट्स ने बहुत बहुत काम किया है और वो सीखने लायक है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, सच में। बैक ऑन योर फीट जो आपने बुक लिखी है वाकई में बहुत अमेजिंग है और ये बहुत हेल्प करने वाली। आपने आज समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तिवारी जी। सो दोस्तों, ये था आज बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और एक सजेशन। ये बुक सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये बुक सिर्फ फीमेल को नहीं पढ़नी है, ये हर एक फैमिली मेम्बर को पढ़नी पड़ेगी। ये ऑफिस में बॉस को भी पढ़नी पड़ेगी, हमारे कलीग को भी पढ़नी चाहिए और हमारे फ्रेंड्स को भी पढ़नी चाहिए, बिकॉज इस बुक का मकसद सबकी खुशहाली है, किसी एक फीमेल के लिए नहीं है। ये बुक मेल वर्सेस फीमेल बिल्कुल नहीं है, ये बुक एक्चुअली सभी के लिए। तो ये बुक सिर्फ फीमेल ना पढ़े, क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं पढ़ेगा तो भी अधूरा है, वाइफ नहीं पढ़ेगी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर, सिस्टर और ऑफिस का बॉस, ये सब मिल के करेंगे ना, तब मज़ा आने वाला है और सोसाइटी में वाकई में बहुत बड़ा चेंज आएगा। थैंक यू सो मच।